8 अप्रैल 2022 क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उसका एक मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए। क्वेश्चन है, खंड कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो खंड कौ में बहुविकल्प प्रश्न आता है। नेपोलियन संहिता का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था बेटा महात्मा गांधी ने। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, तो इटली का नेतृत्व जिउसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है, तो हर 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, इटली का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 20 सितंबर 1870 ईस्वी में इटली का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित हो और दमनकारी होती है, इन्हें ही निरंकुशवाद कहा जाता है। जिस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा वही होते, मतलब खुली छूट होती है उसको। वीना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो वीना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 में वेना नामक स्थान पर हुआ। यह नगर ऑस्ट्रिया में है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। तो सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूहों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। किसी एक धार्मिक समूह की सत्ता और वर्चस्व तथा अन्य समूह की उपेक्षा पर आधारित राजनीति सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। इसके 2 तर्क या कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है, सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से दुश्मनी जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। सांप्रदायिकता के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। सत्याग्रह जन आंदोलन की एक नवीन पद्धति थी। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो जोर दिया जाता था। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता था, इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा द्वारा अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने मार्च 1920 में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पर आधारित अहिंसक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। गांधी जी ने सत्याग्रह जैसी नवीन परिपाटी के प्रणेता थे। उन्होंने लोगों से स्वदेशी सिद्धांत व प्रवृत्तियों को अपनाने का आग्रह किया, जिसमें चरखे का प्रयोग, सूत काटना, छुआछूत को दूर करने का आग्रह सम्मिलित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार की नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। उदाहरण, भारत के अधिकांश मजदूर संगठनों तथा छात्र संगठनों का निर्माण तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है, अथवा ये संगठन राजनीतिक दलों से संबद्धता रखते हैं।
ऐसे दबाव समूह के अधिकांश नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता व नेता होते हैं। ठीक है, अब हमें टिप्पणी लिखनी है। चौरा चोरी की घटना और गांधी जी की दांडी यात्रा। चौरा चोरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया था। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। गांधी जी की दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ। इसमें गांधी जी ने और गुजरात विद्यापीठ तथा साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने भाग लिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 240 मील की दूरी पैदल ही 24 दिनों में तय की थी। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को अम्ल शुद्धि के उपरांत गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया। अब मानचित्र के लिए हर साल क्वेश्चन आते हैं। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो वो क्या है बेटा? अहमदाबाद। महात्मा गांधी का शहीद स्थल क्या है? नई दिल्ली। तो अहमदाबाद कहाँ है? ठीक है, महात्मा गांधी का शहीद स्थल नई दिल्ली, यहाँ पर। फिर बेटा चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ शहीद हुए वो है बेटा इलाहाबाद। इलाहाबाद ये रहा। और उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कहाँ किया गया था? चौरा चोरी कांड के कारण, है ना। तो चौरा चोरी कांड यहाँ हुआ था। 5वें चौरा चोरी कांड दिखाना है, ये है आपका आंसर बन जाएगा। अब खंड ख पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हरियाणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन सी है बेटा? जौ। झारिया प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन, जिसे बंदरगाह बोलते हैं, देश में पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होते हैं। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ये कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी तांबा खदान के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं? तो किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। वायु परिवहन के 2 लाभ लिखिए। तो परिवहन एक तीव्रगामी साधन है, फटाक से चले जा सकते हो। देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित करने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। नंबर 2, कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से बहुत कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है, जस्ट $105। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको लिखना था।
अगला क्वेश्चन है बेटा, वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ लिखिए। तो विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। इसका एक लाभ यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ रहा है। ठीक, अब बड़े उत्तर में लिखना है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पहला प्रकार है बेटा प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों की प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए कपास, डेयरी उत्पाद, खनिज और अयस्क प्राकृतिक उत्पाद हैं और इनमें से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन प्राथमिक क्षेत्रकों में किया जाता है। इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में वह गतिविधियां शामिल होती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ वस्तुएं प्रकृति द्वारा उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं। उदाहरण के लिए कपास के पौधों से प्राप्त रेशे का प्रयोग कर सूत काटना और कपड़ा बुनना, गन्ने से चीनी अथवा गुड़ बनाना, ठीक है, ये सब करना पड़ता है। तो ये द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। और तृतीय क्षेत्रक क्या है बेटा, उपयुक्त दोनों ही क्षेत्रकों से भिन्न होता है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती अपितु वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। ये गतिविधियाँ वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती हैं। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवा भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नई, मोची, वकील और लेखक कर्मी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंचार के माध्यम क्या क्या हैं? जनसंचार के माध्यम राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मुद्रण माध्यम, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, फिल्में, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। इन साधनों के माध्यम से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी या मनोरंजन प्राप्त होता है। इसी कारण इन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। इनका विवरण निम्नलिखित है। जैसे आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर कार्य करती है। स्वतंत्रता के बाद से आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक बन गया है। दूरदर्शन, भारत सदृश विकासशील देशों में दूरदर्शन का विकास बहुत विशेष महत्व है। दूरदर्शन के लिए देश में विविध प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है मुद्रण। भारत में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो पेपरों के माध्यम से चलचित्र, संचार में भारत चलचित्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है ना, चलचित्र आप समझ पा रहे हैं, फिल्म्स वगैरह। अब मानचित्र वाला प्रश्न फिर से आ गया है। 2 मानचित्र आएंगे। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो है बेटा पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? यहाँ पर गुजरात में। वह स्थान जहाँ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? ये रहा बेटा अमृतसर। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और एनी बेसेंट प्रथम महिला के रूप में अध्यक्ष बनी, तो वो है बेटा कलकत्ता। कलकत्ता ये रहा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो है लाहौर। लाहौर कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। तो इस तरीके से ये जो मॉडल पेपर है वो भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। बाकी मैंने ढेर सारे मॉडल पेपर और भी करा रखे हैं और भी कराऊंगा, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो। 12 अप्रैल को आपका मैथ्स का पेपर है, उसके भी मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। और बाकी चीज़ें आपको उसके पहले भी मिलने लगेंगी।